द थ्री बॉडी प्रॉब्लम बाय सिक्शिन लियू। ये चाइनीज़ ऑथर हैं एक। तो पहला साइंस फिक्शन 2024 का पहला साइंस फिक्शन एक चाइनीज़ ऑथर का, बड़ी फेमस किताब है, काफ़ी चर्चित है। 2014 या 12 में लिखी गई है, मतलब आज से का हो गया 10 साल हो गए, और कोविड से पहले की बात है जब चाइना के साथ जो भी था वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, नज़रिए से चाइना को देखा जाता था। और जिस तरीके से उस समय का जो चाइना का जो था सिस्टम, वो उस हिसाब के परिप्रेक्ष्य में सोचने की ज़रूरत है इस किताब को। बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर की मस्त कहानी, और कुछ नहीं कहेंगे। जितनी देर में मुझे मनुस्मृति की पूरी एनालिसिस सोच के लिख के 1 महीना लग गया, उसे पूरा वीडियो सोचने में, मुझे क्या बनाना है, क्या लिखना है, क्या बोलना है, उतनी देर में मैंने ये ख़त्म कर दी। दिन के 30-30 पन्ने, 40-40 पन्ने पढ़ जाते थे ऐसे ही। इतनी बढ़िया और मजबूत कहानी। साइंस फिक्शन वालों के मतलब मैं यही कहूँगा कि साइंस फिक्शन जो पसंद करता है उसे ये बहुत अच्छी लगेगी। और मैं तो साइंस फिक्शन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए तो मतलब यूट्यूब इसके एक्सप्लेनेशन, इस पे थ्री बॉडी प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर सब भरा पड़ा है बिल्कुल। तो जिसको देखना है वो आराम से वहाँ जाके देख सकता है। बहरहाल यहाँ पे तो मैं अपनी बात करता हूँ। तो बेहतरीन कहानी। मुझे तो ये लग रहा है कि चाइना के बारे में इतना सब कुछ बाहर निकल ही कैसे आया। ये ऑथर चाइना में रहते हुए चाइनीज़ कुकर्मों के बारे में कैसे बोल दिए, हम तो यही सोचते हैं। क्योंकि मैंने जो भी चाइनीज़ जो भी लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज या जो भी चैनल देखे हैं चाइनीज़ के, वो यही कहते हैं कि ये लोग तो फ्री स्पीच का दमन कर देते हैं। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज़ नहीं चाइना में। तो उस हिसाब से अगर ये किताब लिख दी गई जिसमें कल्चरल रेवोल्यूशन में जो चेयरमैन माओ ने जो घटियापंथी दिखाई थी अपने लोगों के साथ ही, जिस हिसाब से कत्लेआम हुआ था इंटेलेक्चुअल्स का, पढ़े लिखे लोगों का, वो तो इसमें ऐसे खुलेआम लिख दिया गया। तो मुझे तो बड़ा विचित्र लगी ये बात कि ऐसा कैसे। या तो वो लोग गलत हैं जो ये कह रहे हैं कि चाइना ने जो है वो में सब बंद है, कुछ बोल नहीं सकते हो, या फिर ये सोची समझी कोई ट्रिक है कि चाइना की गवर्नमेंट ने कहा ठीक है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। माओ का जो भगवान बनाया हुआ था माओ को, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, तो आप लिखिए उसके बारे में। तो आधार वही है, कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ चाइना, और कैसे एक लड़की के पिता की मृत्यु होती है कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से, और उस लड़की को बड़ी दर्दनाक मौत मिलती है उसके पिता को। और चाइना में फेस सेविंग का ज़्यादा है कि मतलब आपकी समाज में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर समाज में बेइज्जती आपकी हो गई तो वो ज़्यादा बड़ी मौत है, एक तरीके से कहा जाता है। तो वो भी काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट उभर के आया है इस किताब का। उसी लड़की के साइंटिस्ट फिज़िक्स के होते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं वो, मतलब तो उनको रेड गार्ड्स जो हैं वो मार देते हैं, बिल्कुल 10-10, 12-12 साल के। और उन पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, पता नहीं इसमें रिएक्शनरी फोर्सेस और पता नहीं क्या, मुझे तो वो नहीं समझ में आया कि ये रिएक्शनरी हैं, वो रेवोल्यूशनरी हैं, रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट रिएक्शनरी हैं। रिएक्शनरी लोग कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ा मतलब मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आई कि कौन किसके अगेंस्ट दिखाया गया है कल्चरल रेवोल्यूशन में। और ढेर डीप में मैंने जाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि क्या फ़ायदा, हमें क्या करना है। कल्चरल रेवोल्यूशन में जहाँ का हुआ वहाँ हुआ। और उस लड़की के पिता की मृत्यु हो जाती है, उसमें उस लड़की को बंद कर लिया जाता है, उसके ऊपर तमाम तरीके की, वो ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, लेकिन वो काफ़ी बढ़िया फिजिसिस्ट होती है, काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, तो उसको एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट में एंट्री मिल जाती है। और वहाँ पे वो कुछ ऐसा करती है वो बंदी, इसका नाम था यांग फे, क्या नाम था इसका, वेंजी। तो ये सरनेम है, सरनेम पहले लिखते हैं चाइना में, और वेंजी नाम है उसका।
तो वो मैडम जी जो हैं वो ऐसा अपना बदला लेने के लिए उनके मन में धारणा वो बना लेती हैं कि मानव जाति पूरी तौर पे गॉन केस है, अब तो कोई इसको आके सुधारेगा तभी सुधरेगी, वरना नहीं सुधरेगी। तो साइंस फिक्शन है तो जाहिर सी बात है एलियन तो होने ही होने इसमें। तो वो मैडम जी जो हैं वो एलियंस को बुला लेती हैं यहाँ पे और कहती हैं कि आओ, हम तुम्हें इस पे देश मतलब पूरी पृथ्वी पे कब्जा करने में तुम्हारी मदद करेंगे, आप आओ, हम लोग अब अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। कहानी का आधार ये है और इसी आधार पे फिर आगे की सारी चीज़ें, अब मैं ढेर बोलूँगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, उसमें क्या मजा, अगर आपको पता ही चल जाएगी एक्चुअली कहानी में क्या लिखा था। वैसे तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है इसकी, 3 बॉडी प्रॉब्लम की, तो उसमें तो क्या ही बोले, मतलब किताब खराब करने की किसी के लिए मेरी मंशा नहीं है। 3 बॉडी प्रॉब्लम नाम क्यों दिया गया है, तो वो इसलिए दिया गया है कि 3 बॉडी प्रॉब्लम में दिखाया गया है, 3 बॉडी प्रॉब्लम के जरिए ये समझाया गया है कि एलियंस जो आ रहे हैं या होने या आएंगे या जो एलियन इसमें हैं उनकी क्या मजबूरी है, वो 3 बॉडी प्रॉब्लम के जरिए समझाई गई है। 3 बॉडी प्रॉब्लम क्या है, जो प्लानिटरी मोशन होता है जैसे सन, अर्थ और इस तरीके की सैटेलाइट्स का जो मोशन होता है, इसमें अगर 2 बॉडीज हैं, जैसे हमारा सन और अर्थ और मून, या हमारा सन और मर्क्यूरी, तो वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहे हैं अपना, वो सही चलता है, सर्कुलर ऑर्बिट जिसे कहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सिमिलरली मून, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। 3 बॉडी प्रॉब्लम में 3 सूरज हैं, 3 नक्षत्र हैं, उनका एक ग्रह है जो घूमता है और फिर वो फंसा हुआ है गुरुत्व के बीच में तीनों सूरजों के अपने, उसकी वजह से वहाँ वो स्टेबिलिटी नहीं है जो हमारे यहाँ है। मैं कई बार ये सोचता था कि यार सूरज देवता अगर सुबह न निकले तो क्या होगा। हम इस हद तक उन पे डिपेंड करते हैं कि वो निकलेंगे ही निकलेंगे और एक समय पे अस्त हो जाएंगे, कि हम इस बात को ही मानते नहीं हैं कि ये है क्या। ये तो हमें लगता है ये चीज़ हमेशा से हो रही है और ये ऐसे ही होगी। अगर ऐसा ना हो कि आप 2-3 साल तक तो लगातार आपने सूरज देखा और फिर एक दिन सूरज निकला ही नहीं अचानक से, और अब हो सकता है 10,000 सालों तक ना निकले। ये जो अनिश्चितता है, ये है 3 बॉडी प्रॉब्लम, कि कल सूरज आएगा या नहीं आएगा, कल गर्मी होगी या बहुत ज्यादा सर्दी होगी। ये अनिश्चितता 3 बॉडी प्रॉब्लम है। फिजिक्स को रखो परे, क्या है कैसे है, जो हमारे जीवन की स्थिरता है कि हम सुबह उठते हैं तो सूरज भगवान जो है वो उगे हुए हैं, पूरी पृथ्वी को वो अपनी किरणों से सींच रहे हैं और उसमें से नया जीवन निकल रहा है, हम भी उसी में चलते हैं। अगर ये ना हो, सूरज आज है कल नहीं है, परसों फिर आ जाएगा, या फिर 50 साल तक रहेगा, फिर अगले 2 साल नहीं निकलेगा पूरे टाइम, तो क्या होगा। ऐसी सभ्यताएं, ऐसी जगहों पे अगर जीवन बाई चांस पनप जाता है तो वो तो नरक है, मतलब। और उस नरक में जो जीवन पनपा वो आज से करोड़ों अरबों साल पहले पनप चुका है, हमसे बहुत पुराना है। उसकी जीवन की दुविधा इसमें 3 बॉडी प्रॉब्लम में बताई गई है। एक तरफ तो मानवों का हिस्सा कि भाई कोई एलियन है, फलाना ढिमकाना, दूसरी तरफ उन एलियंस की एक कहानी कि भाई देखो वो उनके साथ ये है। 20-25 दिन में मैंने पूरी किताब खत्म कर दी, बढ़ के मज़ा आ गया। लगा ही नहीं कि जैसे कुछ दिमाग भी लग रहा है मेरा। मनुस्मृति में तो बहुत दिमाग खप गया था, इसमें तो बस पढ़ते चले गए। साइंस फिक्शन का मेरा अपना एक वो रहता है स्कोप, तो मैं धड़ा पढ़ता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेटेड है, मैंडरिन में लिखी गई होगी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने पढ़ी है। राइटर और कहानी के लिखने के लहजे पे मैं कहूँ तो साइंस फिक्शन मैंने अमेरिकन पढ़ा है और यूके का पढ़ा है। अमेरिकन साइंस फिक्शन अमेरिका में होता है, उसमें अमेरिका ही सब कुछ है।
अगर दुनिया में कहीं कुछ हुआ भी तो वहाँ भी अमेरिका ही जाके सब कुछ करता है। मी माई सेल्फ एंड जो भी आप समझ लो। यूके का साइंस फिक्शन यूके के अंदर रहता है, वो छोटे छोटे वो जरा सी 100 किलोमीटर के 2 दायरे में ही सारा साइंस फिक्शन यूके का समाप्त हो जाता है। चाइनीज, आई डोंट नो कि ये सारी चाइनीज साइंस फिक्शन में है या नहीं, लेकिन इसमें चाइना ने सबको इन्वॉल्व किया है। पूरा विश्व एक साथ सामने मिलकर एक समस्या को जूझने को तैयार है। सब जुट गए हैं, सब कॉमरेड हो गए हैं, सो कॉल्ड, इनके हिसाब से सब कॉमरेड हैं इस समय। तो चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखती हैं कि सब मिलके बिल्कुल एक हायरार्की रहेगी और हायरार्की से बाहर नहीं जाना है, और जो टिपिकल चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, आपको बड़ी नॉर्मल कहानियाँ मिलेंगी, बड़ी ऐसी मिल लगेगा कि हाँ ठीक है। ये भी दिखाया गया है कि चाइना हैज़ कम अराइव्ड ऑन अ स्टेज एंड लीडिंग रिसर्च, कटिंग एज नैनो टेक्नोलॉजी एंड दुनिया भर की वो चाइना में हो रही है। एंड समहाउ अमेरिकन्स डोंट हैव अ क्लू। अगेन, अमेरिका जब लिखता है तो बाकी दुनिया को क्लू नहीं होता, चाइना ने लिखा तो भाई चाइना के पास होगा, तो ये तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मैं कहूँगा कि जिसको थोड़ा भी पढ़ने का शौक है ना और साइंस फिक्शन की तरफ झुकाव है, इधर जरूर पढ़े भाई। नहीं ऐसे करके इतनी मज़ेदार लगी मुझे। साइंस फिक्शन के जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं बहुत बढ़िया तरीके से बताए गए हैं, बिलीवेबल लगने लगते हैं कि यार वाकई में क्या, अगर ऐसा है तो हम लोग अभी क्यों नहीं करके देख लेते हैं, क्या पता ऐसे ही हो। तो वो वाली भी एक चीज़ आती है कि यार अच्छे से लिखी गई चीज़ है। और मैं यही कहूँगा कि 3 किताबें आने वाली हैं, भी इसकी 4 किताबें, तो 3 और पढ़नी मुझे, मैं तीनों पढ़ डालूंगा एक एक करके। और जैसे ही जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे मैं थोड़ा बहुत डालता भी रहूँगा। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया किताब लिखी, बहुत दिनों बाद कोई ढंग का साइंस फिक्शन पढ़ा है, मतलब मज़ेदार जिसे कहते हैं। ज़्यादा कहानी के बारे में हम बोल देंगे तो कहाँ बर्बाद हो जाएगी सबके लिए। मेरे लिए मैं ये जानता हूँ कि 3 बॉडी प्रॉब्लम को जैसे इन्होंने समझाया है, विलन को ह्यूमनाइज करना, उससे सहानुभूति कैसे दिलवाए रीडर को, वो बहुत अच्छे से किया गया है। ये आपको लगा रहे चलो हाँ यार समझ सकते हैं वो पहले पूरी तरह से विलेन नहीं है वो, लेकिन वो हाँ भाई ठीक है ओके समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो। और कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना का मैंने इसके बाद थोड़ा पढ़ा यार, बड़ा हॉरिफिक था यार। अपने लोगों के साथ कैसे कोई नेता ये कर सकता है यार इस तरीके से, क्यों, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता है। बताओ, गौरैया मरवा दी सारी, भूखमरी फैल गई, पता नहीं कितने लाख लोग मर गए उसी में, अपने खुद ही की नहीं। मतलब अजीब तानाशाही है कि ये सारे बर्तन भांडे अपने बेच के और गला के सब स्टील बनाओ, क्योंकि हमें नंबर बढ़ते हुए दिखाने, और भूखों मर गया आदमी। कोई कैसे अपने ही लोगों के साथ ही कर सकता है यार। चलो, हम तो इतने दूर बैठे हैं चीन से, हमें क्या लेना देना। उन्होंने खुल के बोला, सामने लिखा, चलो मैं भी यही कहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। वरना चीन से तो लोग कहते हैं कुछ भी बाहर नहीं आ सकता है, ये बाहर आई। अब तो नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स वाली थोड़ी सी इससे अलग है, लेकिन काफ़ी हद तक सेम कहानी है, थोड़ी सी अलग है बस। तो बढ़िया किताब है, ज़रूर पढ़ने वाली है, और इसकी सारी पूरी सीरीज़ पढ़ने वाली है। नेक्स्ट मैंने मंगा रखी, अभी आ जाएगी 1-2 दिनों में, मैं शुरू कर दूंगा पढ़ना। द 3 बॉडी प्रॉब्लम भाई शिक शिन लिवी, घटिन नाम होते हैं इनके।